नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ता के लिए होने वाले दंगल का दिन पास आता जा रहा है। सियासी दलों के दिग्गज दोनों खेमों में दांव पेंच पर हाथ साफ करने में जुटे हैं। स्टार खिलाड़ियों को सामने खड़ा कर सामाजिक समीकरण कहें या सोशल इंजीनियरिंग, जीत की आस में घेराबंदी कर ली गई है। सत्ता पक्ष को मुकाबले से पहले बजट सत्र के रूप में एक मौका मिला है। दंगल में नए नए दांव पेंच पैंतरे लगाकर विपक्ष का हौसला पस्त कर उसे पटखनी देने का। प्रगति यात्रा से लौटे नीतीश कुमार मैदान और माहौल भांप आए हैं, तो विपक्षी खेमा भी वॉक ओवर देने वाला नहीं। मुकाबला कांटे का हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा। सत्ता पक्ष के पैंतरों की काट तलाशी जा रही, खासकर जिस 3C को एनडीए का सबसे मजबूत दांव बताया जाता है। बजट सत्र में उसी दांव से दंगल में बढ़त बनाने की विपक्ष ने तैयारी की है, ऐसा पता चला है। तेजस्वी के तेवर तल्ख हैं। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म वाले पैंतरे से ही पलटवार को तैयार दिख रहे हैं, तो सरकार डबल इंजन के दम पर दंगल जीतना चाहती है। ऐसे में मुकाबले को लेकर सत्र से पहले सवाल तो पूछेंगे कि सरकार है तैयार, क्या विपक्ष करेगा वार? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, कोशिश सरकार की है कि इस बजट सत्र में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया जाए, डबल इंजन का दम दिखाया जाए जनता को भी और विपक्ष को भी। विपक्ष इस सत्र के लिए कितना तैयार है, किस स्थिति में है? कि सत्ता पक्ष चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए तैयार है बजट के माध्यम से। उससे पहले बिहार की जनता ने चुनावी एजेंडा तय कर लिया और बिहार का मन न्याय भी स्पष्ट हो चुका है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब इधर उधर की बात नहीं चलेगी। बहुत चला बिहार में भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, पलटी मार की राजनीति। अब नहीं, अब चाहिए जन सरोकारी सरकार जो जनता की बात करे, मुद्दों की बात करे, गरीबी की बात करे, महंगाई की बात करे, भ्रष्टाचार की बात करे, भूखमरी की बात करे। तमाम जो जनता से जुड़े सवाल, उन सवालों को लेकर बात करे। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर शासन में है जी। बिहार का क्या हाल है? हर क्षेत्र में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपराधिक घटनाएं चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, ताश के पत्ते की तरह फूल पुलिस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बह गए। बगैर पैसा का एक काम नहीं होता है दफ्तर में, अफसरशाही चरम पर। तो दीपक जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों बिहार के 38 जिले के 243 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके लौटे हैं और कार्यकर्ता दर्शन पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से गांव और गरीब के जो ज्वलंत सवाल, वो सवाल आए जी। और निश्चित रूप से इस बजट सत्र के दौरान हाउस के अंदर, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते, मुद्दे की राजनीति करते, वो सारे सवाल उठेंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि क्या सत्ता पक्ष जन सरोकार की राजनीति नहीं कर रहा। अरुण जी आ रहे हैं आपके पास, अब फिर लौटेंगे। मैं बात समाप्त करूंगा जी। एक लाइन और सुन लीजिए। जो महत्वपूर्ण सवाल है, पिछले 9 महीने से अधिक होने चला, जो है बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ गोली के बदले लाठी डंडे से उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, वो भी सवाल है। चलिए हम सबका जवाब लेते हैं। राहुल जी, अरुण जी ने जो बताया उससे इतना तो अंदाज हो गया कि बजट सत्र सत्ता पक्ष के लिए संघर्ष वाला होगा। संघर्ष की स्थिति विपक्ष की ओर से बनाई जाएगी। आसानी से यात्रा आगे बढ़नी नहीं दी जाएगी, जितनी आसानी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करके आए हैं, जिसको लेकर शिकायतें विपक्ष की ओर से आई थी
कि विपक्ष के विधायकों को, विपक्ष के नेताओं को किनारे लगा दिया गया पुलिस के बल पर, घरों में नजरबंद करके। तो एक तो आप मैदान में भी विपक्ष से बचते आए हैं, लेकिन अब सदन में विपक्ष से नहीं बच सकेंगे, विपक्ष का सामना तो करना पड़ेगा। क्यों डर रही है सरकार विपक्ष से? दीपक जी, इस चर्चा का शुरुआत करने से पहले अगर एक हिंदी फिल्म का एक गाना अगर शुरुआत करें तो ये कहा जा सकता है कि सबको सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले ये जिद है अनाड़ी। देखिए, ये जो जिद लेकर जो बैठे हैं ना, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है सरकार का, तो सरकार बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। और आपको बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो प्रगति यात्रा निकाली थी और जो निकाली है, उसके तहत लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का जो एक निवेश की जो बात की गई है, जो बिहार की समृद्धि की बात की गई है, विकसित बिहार बनाने की बात की गई है, उसकी झलक देखने को मिला है। मैं आपको अगर बात कर दूं कि तो ये जो बजट आने जा रहा है, ये लगभग पूर्ण बजट होगा। पूर्ण बजट इसलिए होगा क्योंकि महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर और साथ ही साथ जो रोजगार की बातें हैं, इन सबको लेकर ये बजट में प्रावधान पेश किए जा रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कोई इल्म ना रहे, जो वज़ीर आलम हैं हमारे बिहार के, वो बिल्कुल मजबूत और सशक्त हैं। और उनके नहीं, राहुल जी, उनके मजबूत और सशक्त, हमने शुरुआत में दंगल की बात कही, तो यहाँ वाकई में दंगल नहीं हो रहा है। आप पिछुआ खोस के मैदान में उतर के पटखनी देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष से सत्ता पक्ष डर के रह रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान विपक्ष को दूर रखा, जनता तक को दूर रखा, लेकिन अब सदन में दूर रखना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जन सरोकार की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आप दूर हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये कथनी और करनी में थोड़ा फर्क है विपक्ष का। आपको एक चीज को बता दें कि जन सरोकार की जो बातें होती है, वो विकास की विचारधारा से वो प्रेरित होती हैं। और जो विकास की विचारधारा का जहां तक सवाल उठता है, जो माननीय नीतीश जी ने जो प्रगति यात्रा निकाली थी, उसमें इस चीजों को बहुत पूर्ण विश्वास के साथ जनता के बीच में दिया है। जो लोग नीतीश कुमार जी से मिल रहे थे, जो नीतीश कुमार जी जन भावनाओं के लिए जो काम कर रहे थे, जितने सारे कामों का जो सृजन करने की जो बात कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो रूपरेखा ही दिखाता है। बिल्कुल, हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, 50,000 करोड़ आप कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी करने नीतीश कुमार निकले हैं, लेकिन 50,000 करोड़ कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए। तो ये तो हुई सरकार की जन सरोकार वाली बात। विपक्ष और जनता का क्या मूड है, ये भी भाप कर आए हैं यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो आप कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव ने भी 243 विधानसभाओं में हालात का अंदाजा लगा लिया है, तो जवाब राहुल जी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जिस प्रगति यात्रा की आप जिक्र कर रहे हैं और जिस प्रगति यात्रा के नाम पर 125 करोड़ से अधिक पैसे लुटाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता की गाली कमाई को लुटाने का काम किया और यात्रा के नाम पर जम के शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार करने का काम किया। अरुण जी, हम ये समझना चाहेंगे किस तरह से आप बर्बादी, आप क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अपने इलाके में बिहार राज्य के दौरे पर ना जाएं? मैं बता रहा हूं, आप यात्रा की बात कर रहे हैं, कहीं किसी भी आम आवाम से इन्होंने वार्तालाप नहीं किया, न तो मिलने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी प्रेस वार्ता भी जरूरी नहीं समझा करना, और किस तरीके से ये यात्रा किए कहने की जरूरत नहीं है। और जगह जगह जनता का गुस्सा आक्रोश भी फूटा है। आपने देखा मुर्देबाद के नारे लगे, आपने देखा काले झंडे दिखाए गए, चारों तरफ कई तो एग्जाम्पल है। और मजबूरन सरकार को जो है जनता से डर की कई जगह तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना पड़ा सरकार को। तो सरकार का तो पोल खुल चुका है। ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य को नहीं चला रहे, वो तो मुखौटा मात्र है। सीएम मोड जो है पूरी तरह भाजपा आरएसएस के गिरफ्त में चला गया। देखिए ना, अभी विस्तार मंत्रिमंडल का, इस मंत्रिमंडल के विस्तार में और समय महसूस हो गए। अब किस तरीके से न तो अकलियतों को जगह मिली, न तो महिलाओं को जगह दिया गया, नहीं तो अनुसूचित जनजाति को। अब किस तरीके से चला रहे हैं तो मौत
बने हुए हैं। और निश्चित हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार भी टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारी वही राज्य को अपने जूते चलिए, थके हुए व्यक्ति से विपक्षी खेमे में इतनी खलबली है, ये समझा जा सकता है कि उनकी थकान से चिंता हो रही है, या वो पूरे बिहार का दौरा करके आए हैं और जो इतनी योजनाओं को लागू करने के लिए हरी झंडी दिखाकर आए हैं उससे परेशानी है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंजीत जी भी जुड़ चुके हैं। मंजीत साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष के पास मौका है चुनाव से पहले अपनी छवि को और बेहतर तरीके से जनता के बीच प्रस्तुत करने का, और वो छवि है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। जो 3C वाली बात नीतीश कुमार करते हैं उसकी बुनियाद को और मजबूत करने की, साथ साथ चुनावी एजेंडा सेट करने की। लेकिन क्या विपक्ष तैयार है? सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है इस प्रदेश के भीतर अराजकता की स्थिति है। आप देखिए, यहाँ बालू से लेके शराब से लेके किस चीज़ का काला बाजारी नहीं चल रहा है। कहने को यहाँ पे शराब बंदी है, लेकिन आप कहीं किसी भी चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए और अगर आपके पास 2-4 नंबर इस तरह के लोगों का है, आप जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे आपको होम डिलीवरी मिलेगी। किस तरह का तरीके की शासन व्यवस्था यहाँ पे है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, फिर कैसी शराबबंदी, बालू का कारोबार हो। मैं आता हूँ विकास के ऊपर। बिहार में तकरीबन 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तकरीबन 20 साल पूरा होने वाला है, 19 साल। लेकिन प्रदेश के भीतर एक भी जिलों का गठन नहीं किया गया है, प्रदेश के भीतर एक भी प्रखंड का गठन नहीं किया गया है। और स्थिति ये है कि लोगों को, स्थानीय जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है अपने छोटे छोटे कार्यों को निपटारा करने के लिए। और विकास की स्थिति है, अगर बहुत सारे इस प्रदेश के भीतर बहुत सारे जिलों और बहुत सारे प्रखंडों को गठित करने की आवश्यकता है, जिससे न केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि इतना जो आवाजाही है, लोगों को इतनी परेशानी है, इतना जो यातायात करके उनको जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ, जिला प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय, राजधानी इधर उधर, वो इसकी स्थिति जो है एक तरह से थमेगी। तो विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार कल हुआ है। मंत्रिपरिषद के विस्तार में तो चंद लोगों को, जो कहा जाता है ना कि चंद समूह को, चंद समाज को रेवड़ी देने की बात जिस तरीके की होती है, एक तरफ तो एक रेवड़ी वाली बात है, अति पिछड़ों को बना रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ तो उससे भी परेशानी है कि किसी समाज विशेष को क्यों वरीयता दी जा रही है। चर्चा है प्रदेश में कि जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, उस तरह के लोगों को चलिए, ये एक वाजिब तर्क आप लेकर आए हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे और राहुल जी से जवाब भी लेंगे। बिल्कुल, हम राहुल जी से जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, लेकिन ब्रेक से पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अभी अभी जिस 3C पर हम बात कर रहे थे, आरजेडी प्रवक्ता ने कम्युनलिज्म का मुद्दा उठाया और अभी अभी मंजीत जी ने कांग्रेस की ओर से क्राइम का मुद्दा उठा दिया, और तीसरी बात जो करप्शन की है उसका पुलिंदा लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक एक अधिकारी के भ्रष्टाचार का सदन में खुलासा करेंगे, सबूत के साथ ये दावा ठोक बजाकर कर रहे हैं। तो 3C जो सरकार का यूएसपी है, उसी पर सरकार को घेरने की कोशिश है। दिलचस्प होगा सत्र, सत्ता पक्ष, सरकार कितनी तैयार है। बजट सत्र से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के वार से बचने के लिए, पलटवार के लिए सरकार कितनी तैयार है। सत्ता पक्ष के पास सीधे चलेंगे, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, 3C कम्युनलिज्म की शिकायत आ चुकी है, क्राइम की शिकायत आ चुकी है और करप्शन का पुलिंदा लेकर तेजस्वी यादव विधानसभा में खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। कैसे निपटेगी सरकार? देखिए तो भाई, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3C का मुद्दा जो विपक्ष की पार्टियां उठा रही है, वो खुद कटघरे में पहले से खड़ी हो चुकी है। जनता की अदालत की अगर हम बात कर ले तो देखिए, ये लोकतंत्र की बातें तो करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी जैसा व्यक्ति, जो पूरा परिवार उनका जमानत पे बाहर है, कब वो सलाखों के पीछे चल जाएंगे इसका उनको भी अंदाजा नहीं है। राहुल जी, अगर कोई जमानत पर है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो भ्रष्टाचार के सबूत अगर है उसके पास तो साक्ष्य के साथ वो सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। देखिए, जवाब देना जिनको मंत्री बना है। नहीं, अगर वो यूं ही बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास साक्ष्य है, साक्ष्य के साथ वही बता रहा हूँ मुझे जी। देखिए, दूसरी बात क्या है ना
कि जो लोग पहले 90 के दशक से 2005 के बीच में जिस तरह के बिहार के पूरे बिहार में जो घटनाएं घटती थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोगों का सर काट दिया जाता था, तो इस तरह की घटना जिसके राज्य में घट चुकी हो, अगर वो इस तरह की बातें करता हो तो जरा सा हास्यास्पद जरूर लगता है। हाँ, मैं इस बात फिर टोकूंगा आपको, भले ही आपको बुरा लगे। राजधानी के बगल में दनादन गोलियां चल जाती है, राजधानी में राह चलते लूटपाट हो जाती है, करोड़ों के सोने चांदी वाले ज्वेलरी दुकान लूट लिए जाते हैं, लोगों का गला काट दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। इस तरह से आप क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे अलग है। मैं इस पे उदाहरण देता हूं। देखिए, घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती है, इसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है घटने से पहले, लेकिन उनकी पुलिस व्यवस्था, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितने सुचारू रूप से काम करती है ये मायने रखता है। मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले अरुण यादव जी एक बात कह रहे थे कि जनता का पैसा बर्बाद कर दिया, तो मुझे एक बात बताइए, जिसके शासनकाल में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली आया करती हो, आज पूरे बिहार में अगर बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहता है, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसके शासनकाल में सड़कें खराब हुआ करती होगी इसलिए क्योंकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए, वो अगर अच्छी सड़कों की शिकायत करता है तो निश्चित रूप से वो कटघरे में खड़ा होता है। तीसरी बात मैं कर दूं, वो जिसके शासनकाल में सीएम हाउस से सेटलमेंट होता था, वो अगर अपराध पे नियंत्रण की बात करता है तो मुझे लगता है ये थोड़ा हास्यास्पद जरूर हो जाता है। चौथी बात अगर हम कर लें, जो आज विश्व के बिहार का पीएमसीएच विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां 1000 बेड की संख्या बनी है, वो अगर इस तरह की बात करता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर तो थोड़ा इसी अस्पताल में खड़ी होकर महामहिम ये आवश्यकता बताती हैं कि 1-2 और इस तरह के अस्पताल की आवश्यकता है, और वो सरकार कर सकती थी। 20 साल में ये संभव था, क्योंकि कुछ ही सालों में आप अभी श्रेय लेंगे कि एम्स 2-2 मिल चुका है। चलिए, मंजीत जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मंजीत जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है, और ये अस्पताल की बात कर रहे हैं जो अभी तैयार नहीं हुआ है। अभी के जो हालात हैं, जो अभी पूरे कार्यकाल में जो इनकी स्थिति रही है, ये बता देना कि पूरे 38 जिलों में जो सदर अस्पताल, जो जिला मुख्यालय पे जो जिला का अस्पताल होता है, उसकी हालत बद से बदतर है। वहां पर आप ठीक है, अगर मैं राहुल जी को टोक रहा था तो मंजीत जी आपको भी टोकूंगा, और टोकूंगा इस आधार पे कि उसी कार्यक्रम में जिसमें महामहिम खड़ी थी, मंगल पांडे ये जिक्र कर रहे थे कि जहां हजारों में लोग इलाज के लिए पहुंच रहे थे, वहां लाखों में पहुंच रहे हैं, और जहां एक भी दवा नहीं मिलती थी वहां 2 दर्जन से अधिक दवाएं मुफ्त में मिल रही है। तो ये स्वास्थ्य में सुधार ही माना जाएगा। दावों और हकीकत में फर्क है। मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं, बिजली का सवाल इन्होंने उठाया जी। इस प्रदेश के भीतर बिहार जो है देश का सबसे गरीब प्रदेश है, और यहाँ पे ये जो स्मार्ट मीटर जिसका नाम लूट मीटर जनता ने रखा है, इसको लगा करके और इस तरीके से जो प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है, वहां पर आपको पहले एडवांस रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा, हम सक्षम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो गरीब गुरबा है, मजदूर है, जिसके पास। ठीक है मंजीत जी, और एक ही विषय पर हम ज्यादा समय ना दें। बहुत गंभीर सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन हम आज उस विषय वस्तु पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ स्मार्ट मीटर पर ही कांग्रेस पूरे सदन का समय खत्म कर देगी? बहुत सारे लगातार वही जानना चाह रहे हैं ना, कुछ और मुद्दे लाइए। राहुल जी तो 4-5 गिना गए एक साथ। लगातार कह रहा हूं, और भी मुद्दा है। अभी जो बिहार में जाति आधारित गणना है, उसके बाद 94 लाख परिवार, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, 94 लाख परिवारों को अब तक जो है 2-2 लाख रुपए देने का वादा था जी। ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ दावे करने से, यात्रा करने से, भाषण करने से, प्रचार करने से जनता का हित नहीं होता है। आज प्रदेश की जो स्थिति है, बहुत ही दारुण स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। 20 साल में आप कुछ और कर सकते थे, कायाकल्प करने की संभावना थी, लेकिन आप उन संभावनाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। कांग्रेस ये दर्शाना चाह रही है, क्योंकि एक लंबा शासन का अनुभव कांग्रेस का रहा है। चलिए अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, देखिए दीपक जी, लगातार अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं जी, उनके पास लगता है मुद्दे का अभाव हो चुका है, और पिछले 17-18 साल से बिहार में सरकार में थी, और केंद्र में 11 साल से इनके पास कुछ उपलब्धि गिनाने के लिए है ही नहीं। बस चले जाएंगे 1990 की बात करेंगे। अरे भैया, 1990 को 2005 तक जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, वो गरीबों की सरकार थी, वो जनता की सरकार थी, सामाजिक न्याय की सरकार थी। वहाँ गरीबों का सुना जाता था। अभी और बार बार क्राइम की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बार सीएम हाउस में सेटलमेंट की भी बात करते हैं अरुण जी, ये भी याद रखिए। सीएम हाउस में सेटलमेंट की भी बात करते हैं। ये सारे बातें इन लोगों का तथ्यहीन है।
अभी सेटलमेंट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे अपराधियों से घिरे हुए रहते हैं। जो हमारी सरकार को बदलाव किया करते थे, उस दौर के जितने अपराधी थे, सारे अपराधी तो आज एनडीए में है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गले का हार बना हुआ है। इसी अपराधी का बीवी एमपी है, इसी अपराधी का बेटा एमपी है, इसी का भाई है। ये तो देख लीजिए ना, इन लोगों को शर्म नहीं आती। और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, चलिए अरुण जी, केंद्र पर फिर चलेंगे। आपने गंभीर आरोप लगा दिए, तो एक जवाब राहुल जी से बनता है। चलते चलते राहुल जी जल्दी से। देखिए, एक दीपक जी बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ तर्क की बात करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्ष के जो लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं जैसे बिहार में पिछले 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, इनका कहने का तात्पर्य यह है राहुल जी, बस ये कहना चाहते हैं ना कि आप तुलना का जो मानक है वो 20 साल पहले का क्यों बना रहे हैं, आप 5 साल पहले से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं? देखिए, किया हमने है तो तुलना किससे करेंगे? अगर आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर तुलना होती है तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस से होती है। और इसलिए होती है कि कांग्रेस की रफ्तार और मेरे रफ्तार में क्या फर्क है, इससे होती है। तो ये बड़ा ही स्पष्ट है, ये बड़ा ही स्पष्ट है कि हमने किया है, इसलिए हम जनता के बीच में जवाबदेही तय करते हैं अपनी। जी, इन्होंने एक कृषि उद्योग धंधा लगाने का काम नहीं किया 20 साल में। जी, फैक्ट्री तक नहीं खोला। क्या किया भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय चलिए ये मुद्दा भी आ गया, अच्छी बात है। वक्त का अभाव है मंजीत जी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नीतीश कुमार ने मांगा था, बिल्कुल, और वो नहीं दिया गया। भले ही नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के। इनको जानकारी के लिए बता दें, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने की बात खुद नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में कहकर गए हैं। चलिए, तो वो नहीं तो ये सही, ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है अरुण जी, समय अभाव है, अब और समय नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतना तो तय है, आप लोगों ने जो मुद्दे सत्र से पहले इस सवाल तो पूछेंगे कार्यक्रम में जनता के सामने रखे हैं, उनसे साफ है कि सत्र, इस बजट सत्र के हंगामेदार होने की जो गुंजाइश, जो संभावना जताई जा रही थी, उन संभावनाओं पर विपक्षी खेमा खरा उतरेगा और सरकार के लिए चुनौतियां ऐसी ऐसी पेश की जाएगी कि जवाब देना मुश्किल हो। लेकिन सरकार की ओर से भी उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी है, इसका भी एक पहलू देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, मंजीत जी और राहुल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।